स्वागत है आप सबका झारखंड स्टडी की इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 जिसका नाम है शहर, व्यापार और शिल्प। ठीक, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन नंबर देखिए, खाली जगह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो कौन सा जगह था जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था भाई? हम्पी डाल लीजिएगा। ठीक, हम्पी जो था वो विजयनगर साम्राज्य का क्या था? राजधानी था। ख में देखिए राजराजेश्वर मंदिर का वास्तुकार खाली जगह था। राजराजेश्वर मंदिर का वास्तुकार कौन था? अब डाल लीजिएगा खाली जगह में कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्छन। ठीक, गौ में देखिए खाली जगह गुजरात का प्रमुख बंदरगाह था। जो सूरत था वो गुजरात का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक, जो सूरत बंदरगाह था वो क्या था भाई? कहाँ था? गुजरात में था और गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक, गौ में देखिए अजमेर में खाली जगह का मजार है। तो अजमेर में किसका मजार है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो खाली जगह में क्या डाल दीजिएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, यह इस्लाम धर्म का एक प्रमुख चिश्ती था। ठीक, वहां में देखिए भारत एवं चीन के साथ व्यापार खाली जगह मार्ग द्वारा होता था। तो भारत और चीन का व्यापार किस मार्ग द्वारा होता था? रेशम मार्ग। तो खाली जगह में डाल लीजिएगा रेशम। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा में देखिए सही कथन के आगे सही एवं गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक, क में देखिए तंजावुर मुगलों की राजधानी थी। नहीं, मुगलों की राजधानी तंजावुर नहीं था। मुगलों का राजधानी एक आगरा में था, अकबर ने लाया था, उसके बाद में दिल्ली हो गया। ठीक, तो मुगलों की राजधानी जो था वह तंजावुर नहीं था, चोल वंश का राजधानी था। ठीक ना, तो यहाँ पर आप इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद कृष्णदेव राय हम्पी का शासक था। तो सही है, कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य का शासक था और विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हम्पी था। तो हम्पी का शासक भी कौन होगा? कृष्णदेव राय ही होगा। ठीक, तो ये सही है, तो आप सही लगा दीजिए। उसके बाद देखिए मुगल शासक अकबर ने गोलकुंडा पर अधिकार जमा लिया। यह भी सही है, मुगल शासक अकबर ने गोलकुंडा, बीदर, ठीक ना, अहमदनगर, दक्षिण भारत का 3-4 राज्य था जहां पर अधिकार जमा लिया था, उसमें गोलकुंडा भी शामिल था। ठीक, तो आप यहाँ पर भी टिक लाख सही कर सकते हैं। ठीक, सही है तो सही कर सकते हैं। अब ये घ नंबर में आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन सूरत है। अभी खाली जगह में देखिए जो सूरत था वो गुजरात का महत्वपूर्ण पत्तन माना बंदरगाह। बंदरगाह मतलब होता है जहाँ पर जहाज वहाज रुकता है, पानी वाला जहाज। ठीक, उसी को क्या बोला जाता है? बंदरगाह। उसी को पत्तन भी बोला जाता है। तो आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन सूरत है, मतलब नहीं, आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन मसूलीपट्टनम है। ठीक, और सूरत जो है गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का बंदरगाह है। ठीक, ये गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए तीसरा नंबर में मध्यकाल के कुछ मंदिर नगरों और वहां स्थित मुख्य मंदिर की एक सूची तैयार कीजिए। देखिए मंदिर नगर क्या था? जहां पर मंदिर था ना, तो उस क्षेत्र, उस आसपास का क्षेत्र विकसित हो गया, वो नगर के रूप में विकसित हो गया। उसी विकसित क्षेत्र को मंदिर नगर के नाम से आदमी जानने लगा। ठीक, तो मंदिर नगर और बोलता है वहां स्थित मुख्य मंदिर का सूची तैयार कीजिए। तो मंदिर नगर और मंदिर। ठीक, तो मंदिर नगर में देखते हैं वेरावल। वेरावल जो है एक मंदिर नगर है, वो गुजरात में है। और यहाँ पर कौन सा मंदिर है भाई? सोमनाथ मंदिर। ठीक, उसके बाद देखते हैं तिरुपति जो है एक मंदिर नगर है, मंदिर के आसपास का क्षेत्र है जो काफी विकसित है। यहाँ पर काफी अधिक सामान मिलता है, नगर के रूप में लोग अधिक रहते हैं। ठीक ना, ये आंध्र प्रदेश में तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर जो है तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर? वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक, मदुरई तमिलनाडु में है। यह भी मदुरई एक क्या है? मंदिर नगर है। यहाँ पर मंदिर है इसलिए लोग यहाँ पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यह एक नगर के रूप में विकसित है। और मदुरई में कौन सा मंदिर है भाई? मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में है हम्पी क्यों प्रसिद्ध था। ठीक, हम्पी जो था वो विजयनगर साम्राज्य का क्या था? राजधानी था। इसे बुक्का और हरियर नामक दो भाइयों ने दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। दो भाइयों ने, बुक्का और हरियर प्रथम। ठीक, हम्पी बोलता है क्यों प्रसिद्ध था? विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हम्पी है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल में हम्पी अपनी प्रगति की चरम सीमा पर थी। ठीक, जो कृष्णदेव राय था वो हम्पी का एक राजा था। उसके पहले भी अनेक राजा हुए, लेकिन कृष्णदेव राय के समय जो था वह हम्पी अपनी प्रगति के चरम सीमा पर था। यह स्थापत्य कला, व्यापार आदि के लिए प्रसिद्ध था। हम्पी किस चीज के लिए भाई? स्थापत्य कला मतलब निर्माण कला के लिए, और व्यापार आदि के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। ठीक, जो सूरत है भाई उसको मक्का, यहाँ पर आप सूरत देखिए, सूरत कहाँ है? गुजरात में है। और मक्का मदीना सऊदी अरब में है। ठीक,
तो मेनली जनरली लोग क्या करता है, सऊदी अरब जाने के लिए या तो मुंबई, अभी तो कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन पहले क्या करता था, सऊदी अरब जाने के लिए सूरत बंदरगाह आता था, वहीं से नाव पकड़कर सऊदी अरब जाता था, मक्का जाता था। ठीक, तो उत्तर देखिए, मक्का जाने वाले बहुत से हज यात्री सूरत बंदरगाह से प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था। ठीक, देखिए 7 नंबर में मध्यकाल में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ, इसका उत्तर देखिए, मध्यकाल में विभिन्न स्थान पर कई मंदिर बनाए गए थे। मध्यकाल जो बाबर हुमायूं का काल था 1500 से लेकर 1800, ठीक, वो मध्यकाल था। मध्यकाल में विभिन्न स्थानों पर कई मंदिर बनवाए गए थे। कालांतर मतलब समय बीतने के बाद इनमें से कुछ स्थान नगरों में परिवर्तित हुए। ठीक, जो मंदिर बनाया गया था वो स्थान किस में बदलने लगा, नगर में बदलने लगा, क्योंकि देखिए जहाँ पर मंदिर होता है वहाँ पर लोग बसने लगे, वहाँ पर लोग सामान वगैरह पूजा सामग्री सब बेचने लगा, तो नगर के रूप में धीरे धीरे उभरने लगा मंदिर वाला आसपास क्षेत्र। ठीक, यह मंदिर धार्मिक अनुष्ठान एवं पर्वोत्सव मनाने का केंद्र होता था। ठीक, यहाँ पर पर्वत से लिखा गया है, उसको आप इग्नोर कीजिए, पर्व उत्सव होगा। ठीक, क्या होगा, पर्व उत्सव मनाने का केंद्र था। मंदिर क्या था भाई, धार्मिक अनुष्ठान और पर्व मनाने का एक केंद्र था। ठीक, कालांतर में मंदिरों के आसपास बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, शिल्पी, कामगार, व्यापारी आदि बसने लगे। बोलता है समय जैसे जैसे बीतता गया मंदिरों के आसपास बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी सब, ठीक, शिल्पी मतलब कुछ कुछ बनाने वाला, पूजा मूर्ति वगैरह, ठीक, कामगार, व्यापारी आदि बसने लगे। कामगार भी बसने लगा, व्यापारी बसने लगा। व्यापारी वहां पर क्या करने लगा भाई, फूल माला, हाँ, नारियल वगैरह, केला सब बेचने लगा, आदि बसने लगे। इस प्रकार मंदिर नगर का विकास हुआ। ठीक, जो मंदिर के क्षेत्र में इतने लोग बसने लगे, वहां पर व्यापार बढ़ने लगा, पुजारी लोग बसने लगे, शिल्पीकार लोग आने लगे, तो मंदिर धीरे धीरे मंदिर नगर के रूप में विकास हुआ। ठीक, मध्यकाल में कई नगर शिल्प कार्य के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकाल में बोलता है कई जो नगर था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, शिल्प कार्य के लिए भी प्रसिद्ध था। जैसे विदर, ये कर्नाटक में, विदर कहाँ है, कर्नाटक में। विदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी की जुड़ाई के काम में काफी कुशल थे। ठीक, जो विदर के जो शिल्पकार थे वो क्या करते थे भाई, तांबे और चांदी का जुड़ाई काफी अच्छा से करता था, एकदम पता नहीं चलता था कि जुड़ाई प्राकृतिक रूप से ही ऐसा है। ठीक, तो वो लोग काफी कुशल थे किसमें, जुड़ाई के काम में। कोई कोलार बुनकर समुदाय था जो वस्त्र निर्माण का कार्य करता था, ये गुजरात साइड में था। ये लोग किस चीज का काम करता था, वस्त्र निर्माण का कार्य करता था। मध्यकाल में यह समुदाय काफी समृद्ध हुए। मध्यकाल में बोलता है जो ये कई कोलार जो बुनकर था वो काफी क्या हुए, समृद्ध हुए ना। इन कुशल कारीगरों के कारण किसी विशेष नगर में काफी विकास देखने को मिला। देखिए कहीं पर भी कुशल कारीगर रहेगा तो वहां पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग काम को करवाने के लिए आएंगे ना, तो लोगों का आवागमन बढ़ने लगा, जिससे उस क्षेत्र में व्यापार का विकास हुआ, तो उस नगर में काफी विकास को देखने को मिला। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम्पी की वास्तुकारिता आज की वास्तुकारिता से किस प्रकार भिन्न है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। वास्तुकारिता का मतलब होता है भवन निर्माण कला, निर्माण कला, मेनली निर्माण कला याद रखिए, किसी भी निर्माण कला, मतलब हम्पी का जो निर्माण कला था आज की निर्माण कला से किस प्रकार भिन्न है। हम्पी विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक, उत्तर देखिए, हम्पी की वास्तुकारिता आज की वास्तुकारिता से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। पहला देखिए, हम्पी की किलाबंदी उच्च कोटि की थी। किलाबंदी मतलब होता है चारों तरफ से घेरना, बाउंड्री, ठीक ना। जो हम्पी का जो बाउंड्री दिया जाता था वो उच्च कोटि का था, मतलब बेहतरीन, उच्च क्वालिटी समझ लीजिए, उच्च क्वालिटी का था, कोई कमी नहीं था। इसमें गारे चुने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसाला का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक, बोलता है इसमें जो किसी प्रकार का जोड़ाई मसाला का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन आज आप लोग देखिएगा जितना भी दीवार होता है उसमें क्या दिया जाता है, मसाला दिया जाता है, सीमेंट दिया जाता है, बालू दिया जाता है, बिना इस सब का जोड़ना असंभव है। लेकिन आप दिमाग लगा सकते हैं कि उस समय बिना मसाला का किस प्रकार से जोड़ा होगा। और बोलता है उच्च कोटि का था, मतलब बहुत ही बेहतरीन था। परंतु आज की दीवारों में मसाला का प्रयोग किया जाता है ना, यही तो अंतर देखने को मिलता है। उस समय जो था किसी प्रकार का जोड़ाई मसाला का प्रयोग नहीं किया जाता था, परंतु आज जो है जोड़ाई मसाला का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते आगे। दूसरा पॉइंट में देखिए, हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। यहाँ भव्य मेहराब और गुंबद से युक्त शाही भवनों का निर्माण होता था। ठीक, हम्पी वास्तुकला बोलता है एक विशिष्ट प्रकार का था। यहाँ भव्य मेहराब, मेहराब क्या होता है, दीवारों को, इस दरवाजा होता है ना, इसका डिजाइन देखिए, यहाँ पर डिजाइन किस प्रकार, इस प्रकार से, फिर यहाँ पर देखिए इस प्रकार गोल करके, है ना। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, मेहराब है, ये वाला क्या है, मेहराब है। ठीक, ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये मेहराब का दीवार है। कैसे डिजाइन करके ऐसे गया, फिर यहाँ पर गोल किया गया है, ठीक ना, फिर ऐसे करके ऐसे आया। आज का आप दीवार देखिएगा नॉर्मली किस प्रकार बनता है, इस प्रकार। जितना भी आप दीवार देखिएगा, सॉरी दीवार बोलते हैं, दरवाजा,
जितना भी आप दरवाजा देखिएगा इस प्रकार से ही बनता है, ठीक ना। और लेकिन यहाँ का दरवाजा देखिए किस प्रकार से बनाया गया है, थोड़ा सा घुमा के, ठीक। तो ये मेहराब होता है, क्या होता है, मेहराब। और गुंबद क्या होता है, देखिए भवन के ऊपर ये गोल जैसा जो क्या हुआ है, बड़का जैसा है, एकदम गोल जैसा, ये क्या है, गुंबद है। ये क्या है भाई, गुंबद है ना। लेकिन आज देखिए किसी भवन में गुंबद का निर्माण नहीं किया जाता है, मेनली क्या किया जाता है, भवन के ऊपर छत डाल दिया जाता है, ठीक, गुंबद दिया जाता है। और इसे मस्जिद वगैरह में दिया जाता है, लेकिन सभी भवनों में नहीं दिया जाता, ठीक। अब वास्तुकला विशिष्ट प्रकार, हम्पी का जो वास्तुकला था वो विशिष्ट प्रकार का था। यहाँ भव्य मेहराब और गुंबद से युक्त शाही भवनों का निर्माण होता था। आप समझ गए मेहराब क्या है और गुंबद क्या है, ठीक। मेहराब और गुंबद को मिलाकर शाही भवनों का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का जो दरवाजा है, यहाँ पर ये दरवाजा भी मेहराब, देखिए ये दरवाजा भी मेहराब की जैसा है ना, है देखिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। परंतु आज के अधिकतर भवनों में मेहराब और गुंबदों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हालांकि कुछ कुछ भवनों में क्या जाता है, जैसे मस्जिद बनाया जाता है, ठीक, तो मस्जिद में गुंबद वगैरह मेहराब वगैरह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकतर भवन कैसा ढाला जाता है, नॉर्मल रहता है, ऊपर छत डाल दिया जाता है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा में देखिए यहाँ कई सुंदर मंदिर बनवाए गए थे। विरूपाक्ष मंदिर एवं विट्ठल स्वामी मंदिर यहाँ की तत्कालीन वास्तुकालिता के अनुपम उदाहरण है, ठीक। बोलता है यहाँ पर जो कहाँ पर, हम्पी में बहुत सारे सुंदर मंदिर बनाए गए थे। विरूपाक्ष और विट्ठल स्वामी का मंदिर एक अनुपम उदाहरण है मंदिर का, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे। 5वां पॉइंट में देखिए विट्ठल भगवान का रथ एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है, जो आज की वास्तुकला में नहीं देखा जाता है। आज देखिएगा किसी भी चीज़ को तो टुकड़ा टुकड़ा करके बारीकी से सजा सजा कर जोड़ा जाता है, लेकिन जो हम्पी का था विट्ठल भगवान का रथ बनाया गया था वो एक ही बड़का सा पत्थर था और उसी को काट कर रथ बनाया गया था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 9 नंबर में है यूरोपीय कंपनियां बंदरगाहों पर नियंत्रण करने का प्रयास क्यों कर रहे थे। यूरोपीय कंपनी जब भारत में आया था, व्यापार आयात निर्यात सामानों का कर रहा था, तो उसका उद्देश्य था कि वो किसी तरह से जो बंदरगाह था, यानी जहाँ पर नाव वो रखता था, जहाँ से विदेश व्यापार किया जाता था, बंदरगाह था, उस पर नियंत्रण हासिल करना चाहता था कौन, यूरोपीय कंपनियां, ठीक। देखिए यूरोपीय कंपनियां बंदरगाह पर नियंत्रण करने का प्रयास निम्नलिखित कारणों से कर रहा था। पहला देखिए, यदि वे बंदरगाह पर नियंत्रण पा लेते तो उन्हें सामान का आयात निर्यात करने में किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। देखिए जो बंदरगाह जिस राजा के नियंत्रण में था, वहां से यदि आप व्यापार करेंगे तो फिर क्या वो राजा क्या लेता था, व्यापार करने का कर लेता था या तो टैक्स लेता था, टैक्स वसूलता था, ठीक। यदि वो सोचता था कि यदि बंदरगाह पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में आ जाएगा तो यहाँ पर हमको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि वे इन बंदरगाह को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में रखते तो वह किसी भी सामान की खरीद बिक्री पर एकाधिकार प्राप्त कर लेते, ठीक ना। यदि वो बोलता है, वो लोग सोच रहा था कि यदि हम बंदरगाह पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से पा लेंगे अंग्रेज वाला, तो क्या करेगा भाई, वहाँ से वो किसी भी सामान को भारत से ले जाकर बेचेगा, कोई सामान को ले आकर यहाँ पर भारत में घुसा देगा, कोई इंक्वायरी करने वाला था नहीं था। यही सोचकर वो सोच रहा था कि बंदरगाह पर मेरा नियंत्रण हो जाए, ठीक। तीसरा पॉइंट देखिए, यूरोपीय कंपनियों को अब महसूस हो गया था कि बंदरगाह व्यापारिक केंद्र के साथ साथ राजनीतिक एवं प्रशासनिक महत्व भी रखते हैं, ठीक। जो व्यापारिक बंदरगाह था वो व्यापारिक केंद्र था ही, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व भी रखता था। यूरोप वाला को ये महसूस हो गया था, ठीक ना। इस कारण से वे बंदरगाह पर अपना नियंत्रण पाना चाहता था, ठीक। हॉलैंड में प्रयास भी किया गया। देखिए हॉलैंड और इंग्लैंड के व्यापारिक कंपनियों ने आंध्र के तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण रखने के लिए यहाँ एक किला का निर्माण कराया था, जिसे मसूलीपट्टनम का किला कहा जाता है, ठीक। तो वो लोग नियंत्रण रखने के लिए किला का भी निर्माण करा दिया गया, जिसे मसूलीपट्टनम का किला कहा जाता है। ये कहाँ है भाई, आंध्र प्रदेश के तट में मसूलीपट्टनम नामक बंदरगाह है, ठीक। वहां पर इंग्लैंड और हॉलैंड के व्यापारियों ने वहां पर नियंत्रण लगभग कायम कर लिया था, ठीक। इन सब कारणों से यूरोपीय कंपनियां भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर अपना नियंत्रण पाने का प्रयास करते थे ना। आप कारण देख लीजिए, यही सब निम्न कारण था। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, देवघर का विकास मंदिर नगर के रूप में कैसे हुआ। देवघर में जो बैद्यनाथ मंदिर है उसका विकास मंदिर नगर के रूप में कैसे हुआ, ठीक। देवघर का विकास मंदिर नगर के रूप में निम्नलिखित प्रकार से हुआ। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट में देखिए, देवघर को बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। देवघर को किस नाम से, बैद्यनाथ, यहाँ पर बैद्यनाथ लिखा गया, आप वैद्य लिख दीजिएगा। बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के मुख्य मंदिर नगरों में से एक है, ठीक।
दूसरा नंबर देखिए, पौराणिक मान्यता है कि रावण के द्वारा यहाँ शिवलिंग को लाया गया था, अतः यह रावणेश्वर वैद्यनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक, रावण जो था वो कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव को खुश कर लिया था और भगवान शिव ने उसे क्या दिया था, शिवलिंग दिया था और कहा था कि इसे कहीं भी नहीं रखना है। हालांकि उन्होंने झारखंड पर आकर ये जो देवघर नामक जगह है वहां पर किसको रख दिया था, शिवलिंग को रख दिया था और उसको उठा नहीं सका, तभी से यहाँ पर क्या किया, लोगों ने शिव पूजा शुरू कर दिया। ठीक, तो यह जो है रावणेश्वर वैद्यनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है, कौन, आपका देवघर। ठीक, तीसरा पॉइंट में देखिए, सावन के महीने में यहाँ भगवान शिव पूजा की आराधना में बड़े जोर शोर से एवं भक्ति भाव से होती है। ठीक, सावन के महीने में शिव पूजा जो यहाँ पर लोग बड़ी भीड़ भड़ाका लगा कर करता है और बहुत ही भक्ति भाव से करता है। ठीक ना, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं देवघर का चित्र। यहाँ पर जो ये मंदिर है, कौन सा मंदिर है, वैद्यनाथ मंदिर है। यहाँ पर लोग काफी सारा है, देखिए बहुत भीड़ होता है, भयंकर भीड़ होता है। आप कभी गए होंगे तो जानते होंगे, जो नहीं गए होंगे वो फोटो देख सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा पॉइंट देखिए, झारखंड के एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित देवघर का व्यापार, शिल्प तथा पर्यटन आदि के विकास में विशेष महत्व था। ठीक, झारखंड के एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित देवघर, देखिए देवघर जो था एक विकसित तीर्थ स्थल जगह था, मतलब लोग यहाँ पर बहुत देश के कोना कोना से लोग आते हैं पूजा आराधना करने का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए व्यापार, शिल्प तथा पर्यटन आदि के विकास में विशेष महत्व है। यहाँ पर लोग, जब लोग आएगा तो विभिन्न सामानों को खरीदेगा। आज देखिए आज के समय में पानी बोतल बेचने लगा, मंदिर में खड़ा होकर क्या करता है, लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं, आप पानी बेचेंगे तो वहाँ पर 10-10 हज़ार रुपया का दिन में पानी बेच देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर जो व्यापार बढ़ने लगा, शिल्प बढ़ने लगा, पर्यटन आदि के विकास में विशेष महत्व था। ठीक, छोटा पॉइंट में देखिए, भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के कारण पूजा सामग्री एवं अन्य आवश्यकताओं को मद्देनजर शहर की पूरी अर्थव्यवस्था इसी मंदिर से जुड़ गई। देखिए कितना भयंकर भीड़ होता है, आप समझ लीजिए। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के कारण पूजा सामग्री, देखिए जो श्रद्धालु आते हैं वो तो घर से पूजा वूजा मोटरी बांध के नहीं लाएगा, तो वहीं पर पूजा सामान वगैरह खरीद लेता है। तो जिससे पूजा सामान खरीदता है तो उसके लिए क्या हो गया, व्यापार का रास्ता हो गया। और बहुत सारी अन्य आवश्यकताओं को मद्देनजर, अन्य आवश्यकता कैसे क्या क्या हो सकता है भाई, आप बोलबम जाइएगा तो पेड़ा वगैरह चूड़ा वगैरह खरीदना पड़ता है। ठीक ना, तो बहुत सारे चीज़ है, झंडा है, आपका पानी बोतल है, नाश्ता वगैरह का भी दुकान है। तो मद्देनजर शहर की पूरी अर्थव्यवस्था इसी मंदिर से जुड़ गई, मतलब शहर के लगभग लोग जो है इसी मंदिर पर आधारित है, यहीं से उनका रोजी रोटी होता है। ठीक, धीरे धीरे देवघर की आबादी में बढ़ोतरी होती गई और यह मंदिर एक मंदिर नगर के रूप में विकसित हो गया। धीरे धीरे जो था देवघर के मंदिर के आसपास लोगों की संख्या क्या हो गया, भरने लगा और यह मंदिर जो है आने वाला कुछ समय के बाद क्या बन गया, मंदिर नगर के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो गया और साथ ही साथ आपका चैप्टर 6 भी खत्म हो गया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। जय हिंद।